कि डॉलर की जगह अपनी मकामी करेंसी के साथ कारोबार करने को लेकर इत्तेफाक राय कायम हुई है। दोनों ममालिक के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की एक मीटिंग के दौरान इस मुआहिदे को आखिरी शक्ल दी गई। दरअसल ईरान और रूस दोनों ममालिक अमेरिका की तरफ से आयत पाबंदियां झेल रहे हैं और इस मुआहिदे को अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे आलमी बिरादरी में यूएस डॉलर की अहमियत कम होने का खतरा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब लेन देन के लिए दोनों ममालिक गैर स्विफ्ट इंटरबैंक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बाद क्रेमलिन के लिए ईरान की अहमियत रूस के लिए और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूस लगातार यूरोप के बाहर एक नया बाजार तलाश रहा था। ईरानी अफसरान ने कहा कि रूस के साथ आर्मी ताउन में भी इजाफा हो रहा है। तो ईरान ने के जो अफसरान हैं उनका कहना है कि रूस के साथ आर्मी ताउन में भी इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब रूस लगातार यूरोप के बाहर एक नया बाजार तलाश रहा है और ऐसे में कितनी कामयाबी उसको यहाँ पर मिलती है ये देखना होगा। यूक्रेन के साथ जंग के बाद क्रेमलिन के लिए ईरान की अहमियत रूस के लिए और ज्यादा बढ़ गई है। इसे देखते हुए तो ऐसा ही माना जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब लेन देन के लिए दोनों ममालिक गैर स्विफ्ट इंटरबैंक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बता दें कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि आलमी बिरादरी में यूएस डॉलर की अहमियत कम होने का खतरा भी बना हुआ है और ईरान और रूस दोनों ममालिक अमेरिका की तरफ से आयत पाबंदियां झेल रहे हैं और ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरफ ये जो पूरा रुख ये जाता है, क्या कुछ हालात बनते हैं, ये देखना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। दोनों ममालिक के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की एक मीटिंग के दौरान दरअसल इस मुआहिदे को आखिरी शक्ल दी गई थी और कब तक ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है, ये देखना होगा। अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मकामी करेंसी के साथ कारोबार करने को लेकर दरअसल दोनों ही देशों में इत्तेफाकी राय कायम हुई है। ईरान और रूस के बीच कारोबार को लेकर यह अहम मुआहिदा हुआ है दरअसल, जिसमें अब दोनों ममालिक के बीच अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मकामी करेंसी के साथ कारोबार करने को लेकर इत्तेफाकी राय कायम हुई। दोनों ममालिक के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की एक मीटिंग के दौरान इस मुआहिदे को आखिरी शक्ल दी गई। दरअसल ईरान और रूस दोनों ममालिक अमेरिका की तरफ से आयत पाबंदियां झेल रहे हैं और इस मुआहिदे को अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है और अमेरिका के खिलाफ इस मुहिम ये जो है अब कितनी कारगर साबित होती है, अगर वाकई ऐसा है तो ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से लिया गया है, जिससे आलमी बिरादरी में यूएस डॉलर की अहमियत कम होने का खतरा बना हुआ है। अब अमेरिका का इस पर क्या रुख रहता है, अमेरिका किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, क्या रद्द अमल अमेरिका का रहता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो सकेंगी। लेकिन आपको बता दें कि ईरानी मीडिया के मुताबिक अब लेन देन के लिए दोनों ममालिक गैर स्विफ्ट इंटरबैंक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बाद क्रेमलिन के लिए ईरान की अहमियत रूस के लिए अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूस लगातार यूरोप के बाहर एक नया बाजार तलाश रहा है और अगर रूस को इसमें कामयाबी हासिल होती है तो ऐसे में अमेरिका का क्या रुख रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम यहाँ पर हो जाता है। वहीं ईरानी अफसरान ने कहा है कि रूस के साथ आर्मी ताउन में भी इजाफा हो रहा है। तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, ये दोनों देश साथ में मिलकर अब ये बड़ा फैसला इन्होंने यहाँ पर लिया है। तो रूस और ईरान के बीच कारोबार को लेकर ये अहम मुआहिदा हुआ है, जिसमें अब दोनों ममालिक के बीच अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मकामी करेंसी के साथ कारोबार करने को लेकर इत्तेफाकी राय कायम हुई है। दोनों ममालिक के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की एक मीटिंग के दौरान इस मुआहिदे को आखिरी शक्ल दी गई। दरअसल ईरान और रूस दोनों ममालिक अमेरिका की तरफ से आयत पाबंदियां झेल रहे थे, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे थे कि तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई थी, जिस वजह से ईरान और रूस दोनों को ही काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ता था, काफी दिक्कतें पेश आती थी और इन दोनों ही ममालिकों में अमेरिका की तरफ से जो भी तमाम कंट्रोल किया जा रहा था उसको लेकर अब ये यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में अब अमेरिका का रुख बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रिस्पॉन्स अमेरिका इसमें करता है और क्या कुछ रद्द अमल उसकी तरफ से सामने आता है। और इस मुआहिदे को अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे आलमी बिरादरी में यूएस डॉलर की अहमियत कम होने का खतरा है। और अगर यूएस डॉलर की अहमियत कम हो जाती है, यानी कि अब ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, इसका क्या असर होता है आने वाले दिनों में ये देखना होगा। साथ ही ईरानी मीडिया के मुताबिक अब लेन देन के लिए दोनों ममालिक गैर स्विफ्ट इंटरबैंक
सिस्टम को आने वाले दिनों में ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कंप्लीट किया जाएगा। इजराइल के साथ वाबस्ता ताल्लुकात रखने वाले कुछ अरब मुल्कों में से एक मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर शारजा में नए साल के मौके पर होने वाले जश्न और आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। गाजा में जारी इजरायली मजालिम के सबब गाजा के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर नए साल की आमद की शाम आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। इस फैसले का ऐलान शारजा पुलिस की जानिब एक फेसबुक पोस्ट पर किया गया, जिसमें आवाम से आतिशबाजी नहीं करने और जश्न की तकरीबात मनसूख करने की बात कही गई थी। साथ ही कहा गया कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। शारजा पुलिस ने पोस्ट में कहा, ये पाबंदी गाजा पट्टी में हमारे भाई बहनों के साथ यकजहती और इंसानी मदद की एक ईमानदार इज़हार है। शारजा, अबू धाबी और दुबई के बाद इलाके और आबादी के हिसाब से मुत्तहिदा अरब अमीरात का तीसरा सबसे बड़ा अमीरात है। 7 अमीरात हैं इसमें, और यूएई ने 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, जिससे दीगर मुल्कों के लिए इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का रास्ता हमवार हो गया। खलीजी ताकतों ने बार बार गाजा में जंगबंदी और इंसानी मदद की अपील की है और इजराइल की बमबारी और एनक्लेव पर हमले की मजम्मत की है। उर्दन और मिस्र की तरफ से इजराइल का बड़ा झटका लगा है और सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन किंग अब्दुल्ला और मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने वाजे किया कि वो गाजा और वेस्ट बैंक से फलस्तीनियों को बाहर करने वाले इजराइल के कदम को पूरी तरह से खारिज करता है। काहिरा में एक चोटी इजलास के दौरान दोनों ममालिक ने इस पर इत्तेफाकी राय कायम की और एक बयान में दोनों लीडरान ने यह भी कहा कि आलमी तबके को फौरन जंगबंदी पर मुत्तफिक होने के लिए इजराइल पर दबाव डालना चाहिए और जंग से मुतासिर इलाकों में इमदाद के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और जिस तरह से हालात हैं उससे ऐसा लग ही रहा है कि ये जंग अभी काफी लंबे वक्त तक जारी रहेगी। लेकिन इस जंग की सबसे भारी कीमत गाजा के लोगों को चुकानी पड़ रही है, जो इस वक्त सबसे जारहाना बमबारी के गवाह हैं। गाजा में लोगों का कहना है, सेहत के हवाले से कहना है कि पिछले 24 घंटों में हमलों में कम से कम 195 लोग जाँ बहक हुए हैं। साउथ गाजा के खान यूनुस में हुए हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए और 34 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने सेंट्रल गाजा में अपनी कार्रवाई को और बढ़ा दिया है। आईडीएफ के हमलों की वजह से हजारों फिलिस्तीनी शहरी अपना घर छोड़कर चले गए हैं और राहत कैंप्स का रुख कर रहे हैं। नॉर्थ गाजा के जबालिया में भी इजराइल के ताजा हमलों में कई इमारतें जमींदोज हो गईं, जिसका एक वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया है। इजराइल की फौज दावा कर रही है कि उसे अस्पतालों के नीचे कई सुरंगें मिली हैं और इसका इस्तेमाल हमास की तरफ से किया जा रहा था। आईडीएफ ने 3 सुरंगों में धमाके किए हैं। हमास ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली फौज के हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया है। वहीं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगन ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का मवाजना हिटलर से किया। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं है। तैयब एर्दोगन ने गाजा पर इजराइल के हमलों का मवाजना नाजियों की तरफ से यहूदी लोगों के साथ की गई जारहत से किया और उन्होंने कहा कि इजराइल की हिमायत करने वाले मगरबी ममालिक जंगी जरायम में शामिल थे। नाटो मेंबर तुर्की ने गाजा पर इजराइल के हवाई और जमीनी हमले की सख्त मजम्मत की और इसे दहशतगर्द रियासत करार दिया। साथ ही तुर्की ने कहा कि इजराइल के लीडरान पर आलमी अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हिटलर से भी ज्यादा अमीर हैं और उन्हें मगरिब से हिमायत मिलती है। अमेरिका से तो हर तरह की हिमायत मिलती है और उन्होंने इन तमाम हिमायतों के साथ क्या किया। उन्होंने 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला। इससे पहले एर्दोगन ने इजराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया था।
उन्होंने कहा था कि इजराइल की सरकार और इसके लोग अगर बात करें तो एक शहर को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तुर्की ने भी इजराइल पर अब हमला किया है, इससे पहले भी लगातार इस तरह की बयानबाजी होती रही थी तुर्की की तरफ से, और अब एक बार फिर से तुर्की ने हिटलर करार दिया है यहाँ पर नेतन्याहू को, जिसके बाद नेतन्याहू का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर तुर्की की हुकूमत के खिलाफ कोई आवाम वहां पर आवाज उठाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से भी कही गई। तो दोनों के ही बीच में जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन अब ये जो जुबानी जंग है आगे जाकर क्या रुख लेती है, आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखना अहम हो जाएगा यहाँ। लेकिन अब जैसे कि हमने देखा तुर्की के सदर तैयब एर्दोगन ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का मवाजना हिटलर से किया है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं है। तैयब एर्दोगन ने गाजा पर इजराइल के हमलों का मवाजना नाजियों की तरफ से यहूदी लोगों के साथ की गई जारहियत से किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की हिमायत करने वाले मगरबी ममालिक जंगी जरायम में शामिल थे। नाटो मेंबर तुर्की ने गाजा पर इजराइल के हवाई और जमीनी हमले की सख्त मजम्मत की और इसे दहशतगर्द रियासत करार दिया। साथ ही तुर्की ने कहा कि इजराइल के लीडरान पर आलमी अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हिटलर से भी ज्यादा अमीर हैं, उन्हें मगरिब से हिमायत मिलती है, अमेरिका से तो हर तरह की हिमायत मिलती है और उन्होंने इन तमाम हिमायतों के साथ क्या किया। उन्होंने 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला। इससे पहले एर्दोगन ने इजराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल की सरकार और उसके लोग एक शहर को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार दोनों ही देशों के बीच में जुबानी जंग चल रही है, आगे क्या रुख होगा ये देखना होगा। इजराइल हमास जंग के बीच अब तुर्की की भी एंट्री हो गई है। इजराइल और तुर्की के सदूर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। तुर्की सदर के हिटलर वाले तबसरे पर इजरायली वजीर आजम ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ कत्लेआम शुरू कर दिया है। सहाफियों को जेल में बंद किया जा रहा है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को कैद कर लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों को सहाफियों का मुंह बंद करने के मामले में आलमी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे फौजी हमास और ISIS जैसी तंजीमों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन जिन लोगों की तारीफ कर रहे हैं वे इंसानियत के दुश्मन हैं। गाजा में करीब 20 लाख से ज्यादा की आबादी अपने घरों से बेघर हो गई है। यूएन ने गाजा के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। यूएन ने गाजा के इलाके को ह्यूमन चेस बोर्ड बताया, यानी एक ऐसी जगह जहां पर कोई महफूज नहीं है। इजरायली फौज ने गाजा के लोगों के लिए इंतबाह जारी करके सेंट्रल गाजा के ब्यूरिज कैंप में रहने वाले लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया। गाजा के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया में रह रहे फिलिस्तीनी साफ पानी की तलाश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हफ्तों तक इजरायली बमबारी के बाद जबालिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों के घर हैं और ये सभी खाने और मेडिकल के लिए यूएन की राहत एजेंसी पर मुहस्सिर हैं। लेकिन जिस तरह से इमदाद में रुकावट हो रही है उससे गाजा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलिस्तीनी इंतजामिया का कहना है कि इंटरनेट और फोन सर्विस पूरी तरह से यहां बंद है। It's the only option. Some people filter it so they can drink, and they add chlorine to it so they can drink it. इस बीच इजराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। साउथ लेबनान में एक इमारत पर इजराइल ने हमला किया जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके समेत 2 शहरी मारे गए। इजराइल का कहना है कि अब तक उसने 129 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हलाक कर दिया है। IDF का कहना है कि ईरान हामी तंजीम अपने हमलों के लिए भारी कीमत चुका रहा है।
तो आईडीएफ का यहाँ पर कहना है कि ईरान हामी तंजीम अपने हमलों के लिए भारी कीमत चुका रहा है और किस तरीके से हमने देखा है कि ये जो जंग है लगातार बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इजराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी भी बढ़ गई है। इसी के साथ साथ साउथ लेबनान में एक इमारत पर इजराइल ने हमला किया जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके समेत 2 शहरी मारे गए हैं और इजराइल का कहना है कि अब तक उसने 129 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हलाक कर दिया है। आईडीएफ का भी कहना है कि ईरान हामी तंजीम अपने हमलों के लिए भारी कीमत चुका रहा है। तो अब जिस तरीके से हम मौजूदा हालात देख रहे हैं उसमें इजराइल लेबनान सरहद पर भी कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साउथ लेबनान में एक इमारत पर इजराइल ने हमला किया जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके समेत 2 शहरी मारे गए और इजराइल का अब इस पर कहना है कि अब तक उसने 129 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हलाक कर दिया है। आईडीएफ का कहना है कि ईरान हामी तंजीम अपने हमलों के लिए भारी कीमत चुका रहा है। तो लगातार इन कंट्रीज की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है क्योंकि ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जंग को किसी भी हाल में रोका जाए, इसे खत्म किया जाए, इस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं फिलहाल बिल्कुल इसके उलट दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कितना और खतरनाक रूप लेती है ये जंग, क्या रुख लेती है ये देखना होगा क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात हैं वो किसी भी तरीके से इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में ये जंग अभी रुकने वाली है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बदला लेने की कसम खाई है। इसने इजराइल को इंतबाह दिया है कि वह या तो उसकी ताकत बनने जा रहा है या उसका नुमाइंदा बनने जा रहा है। सीनियर कमांडर सैयद रेजा मुसाफी के कत्ल का बदला लेने के लिए सीधी कार्रवाई करेंगे। मौसावी की लाश गुज़िश्ता दिनों इराक पहुंची और एक जगह पर सैकड़ों सोगवार जमा हुए। फिर ताबूत को दफनाने के लिए ईरान भेजे जाने से पहले किसी दीगर मजहबी शहर का सफर किया जाएगा। ये सफर अहम हस्तियों के जज्बे खाकी को शिया रहनुमाओं की ज़ियारत गाह तक ले जाने की ईरानी परंपरा का हिस्सा है। ईरान ने कहा एक इजरायली हवाई हमले में सैयद रेजा मुसाफी की मौत हुई थी। मुसाफी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर में एक सीनियर कमांडर थे। वह सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहर थे। रिपोर्टों में दावा ये भी किया गया है कि वह सीरिया में ईरानी फौजी जंगी मुहिम की निगरानी कर रहे थे। दमिश्क में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा कि मौसावी को सिफारत खाने में एक सफीर के रूप में तैनात किया गया था और काम से घर लौटने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। सुलेमान के बाद मौसावी सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है। उनके कत्ल से लोगों में गुस्सा है।